Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of News Simplified. Now security is something we all are looking for. चाहे चाइल्डहुड हो तो बच्चों की एजुकेशन की सिक्योरिटी चाहिए, एडल्टहुड हो तो जॉब सिक्योरिटी चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और जब बुढ़ापा हो तो कम से कम एक इनकम सिक्योरिटी चाहिए होती है कि आप अपना बुढ़ापा आसानी से गुजार सकें। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेंशन। पर पेंशन इतनी हो कि आसान हो सके। दैट्स वाई पीपल प्रेफर इन इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ पेंशन स्कीम जिसका रिटर्न अच्छा खासा हो। एंड इन द सेम इनिशिएटिव आपकी पीएफआरडीए एक नई स्कीम लेकर आई है, दैट इज मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम, जिसके अंदर हम ये देखेंगे और हम ये समझेंगे कि फिक्स वर्सेस फ्लोटेड गारंटी रिटर्न एक्चुअली है क्या, जो न्यूज में आया है लेकिन समझ कम में आ रहा है। तो आज की वीडियो में दिस वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। चलिए बढ़ते हैं आगे और जरा जानते हैं। We are talking about this because PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एक नई स्कीम लेकर आई है, मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम। ये आपकी पहली पेंशन स्कीम है जो कि गारंटीड रिटर्न के बारे में बात कर रही है। ध्यान रखिएगा, पेंशन स्कीम वो स्कीम होती है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न रेट ऑफर करती है, बट वो अक्सर गारंटी नहीं होती और फिक्स नहीं होती। यहाँ पे एक मिनिमम गारंटी ऑफर करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो पहले इस सब को समझने के लिए हमें नेशनल पेंशन स्कीम जाननी होगी जिसके अंदर इसको हम लेकर आ रहे हैं। नाउ एनपीएस और पेंशन स्कीम एज अ होलिस्टिक फॉर्म 2004 में आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए। उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को पेंशन मिलती थी पर उनको कोई स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था। एज अ मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पेंशन उनका राइट होता था और जो उनको मिलता रहता था। बट इन 2004 गवर्नमेंट रियलाइज कि इट इज एक्चुअली कॉजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ बजटरी रिक्वायरमेंट ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब ये जो पेंशन स्कीम है वो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से चलेगी। दैट्स वाई आपकी एनपीएस आई जिसमें आपका एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, उसके हिसाब से आपकी पेंशन डिसाइड होती है। मोर यू कंट्रीब्यूट मोर योर पेंशन विल बी हाई। ये अभी आर्म फोर्सेस के लिए नहीं आती, वहां उनकी अलग एक कहानी है जो कि आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। सीइंग द सक्सेस ऑफ द स्कीम 2006 में इस स्कीम को सबके लिए खोल दिया गया, ऑल द इंडियन सिटीजन्स। ध्यान रखिएगा, रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट। इसका मतलब इसमें आपके एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन जो इंडियंस बाहर जा चुके हैं बट अभी भी उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, उन पे अप्लाई करती है। But the scheme does not apply on overseas card holder and POI. Though recently government has talked about actually extending this scheme to this section. OCI को extend करने के लिए बात की गई है बट शुरुआत में ये स्कीम इन पे अप्लाई नहीं होती। साथ में ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, मतलब जिसको हम एक बिजनेस एंटिटीज कहते हैं, जब हिंदू जो फैमिलीज होती हैं वो बिजनेस शुरू करती हैं, ये स्कीम उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होती। साथ में ये स्कीम पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर को खुल जाती है और प्राइवेट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर तक एक्सटेंड करती है। दिस इज अ वेरी हॉलिस्टिक स्कीम। और इसके लिए आपको चाहिए क्या? एक तो ये रिक्वायरमेंट कि आप इंडियन सिटीजन हो जिसकी एज 18 से 65 ईयर्स हो। दूसरा, आप केवाईसी नॉर्म मिनिमम नो योर अकाउंट इंफॉर्मेशन आप दे पा रहे हैं, मिनिमम डॉक्यूमेंट दे पा रहे हैं जैसे आधार वगैरह। और तीसरा, आपको एक इसके साथ एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बढ़ते हैं आगे। और अगर इसको समझना हो तो इसकी ये कुछ चीजें आप जरूर समझिएगा कि जितना पैसा आप पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं वो आपकी दो टीयर में बैठ जाता है। टीयर 1 आपका है, मैंडेटरी है, इसमें आपको कंट्रीब्यूशन करना बनता ही है। टीयर 2 आपका थोड़ा वॉलेंट्री है। ध्यान रखिएगा, डिफरेंस करना है टीयर 1 और टीयर 2 में। आप जितना पैसा डालते हो वो दो टीयर में जाता है, एक आपका टीयर 1 है और एक आपका टीयर 2 है। टीयर 1 आपका मैंडेटरी है, इसमें आपको जो कंट्रीब्यूशन करने ही होंगे अगर ये अकाउंट आपने खोला है तो। टीयर 2 आपका वॉलेंट्री है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें अकाउंट करना जरूरी है। सेकेंड चीज, टीयर 1 से पैसा विड्रॉ करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस लगती हैं। ऑलमोस्ट इससे पैसा आप आसानी से विड्रॉ नहीं कर सकते। टीयर 2 से आप पैसा आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी कंडीशन बता दीजिए कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिजनेस शुरू करना है, बच्चे की एजुकेशन है। टीयर 2 से आप आसानी से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, टीयर 1 से नहीं कर सकते।
टीयर 1 की कंडीशन है कि आप सिर्फ 25% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी, और वो भी पूरे टेन्योर में सिर्फ 3 बार कर सकते हो, और उस हर 3 बार में कम से कम 5-5 साल का गैप होना चाहिए। मतलब सिर्फ 25% विड्रॉ कर सकते हो, पूरे टेन्योर में सिर्फ 3 बार कर सकते हो, और उसमें 5-5 साल का गैप होना चाहिए, तब इसमें से पैसा विड्रॉ करोगे। और ये जो पैसा है वो आप मोस्टली रिटायरमेंट पे ही विड्रॉ करते हो, बिकॉज दिस इज मनी जो कि आपको रिटायरमेंट पे ही मिलेगा। इसका मतलब इसमें बहुत बड़ा लॉक इन पीरियड मिलता लगता है। ये चाहती है कि सरकार ये पैसा कि आप ये रिटायरमेंट पे ही निकालो, उससे पहले हम आपको निकालने नहीं देंगे। ऑन दी अदर हैंड टीयर 2 में आप जितना कंट्रीब्यूशन करोगे आप उसे निकाल भी सकते हो, ये वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे एक चीज और है, इस पैसे को पहले निकाल सकते हो, इसमें टैक्स बेनिफिट भी खासा नहीं होते। इसमें गवर्नमेंट चाहती है, तो आप मतलब जब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप क्यों करोगे टीयर 1 में कंट्रीब्यूशन? बिकॉज टीयर 1 के कंट्रीब्यूशन से गवर्नमेंट आपको अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट देती है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलरी आप प्लीज अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखें। हम नहीं चाहते कि हम ही आपकी मदद करें, आप खुद भी अपना बुढ़ापा सिक्योर कीजिए। दैट्स वाई गवर्नमेंट इसमें अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट देती है। और टैक्स सेविंग प्लानिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका एलिमेंट हो जाता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, तो ये आपका बनता है। ये आप समझ गए होंगे टीयर 1 एंड टीयर 2, वन इज मैंडेटरी, अदर इज वॉलंटरी। अब आप मुझसे पूछेंगे फिर टीयर 2 में इन्वेस्टमेंट हो ही क्यों रही है? ना तो ये आपकी मैंडेटरी है, ना इस पे अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो लेकिन फिर भी देखा जाए तो रिटर्न इसमें अच्छी खासी है। एज आई सेड, पेंशन स्कीम आर द काइंड ऑफ स्कीम जिसमें वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब लीविंग इफ इट इज रिस्की, दिस इज लेस रिस्कियर, सबसे कम रिस्क और वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि आपका पैसा लंबे टाइम के लिए लॉक इन हो जाता है। और ये जो पेंशन वाली कंपनी है ये कहीं भी लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकती हैं और अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न ला सकती हैं। दैट्स वाई पेंशन स्कीम में रिटर्न अच्छा खासा मिलता है, इसीलिए भी जो सिटीजन्स हैं वो टीयर 2 में भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऊपर से टैक्स बेनिफिट तो हमने बात कर ही ली, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें टीयर 1 में टैक्स बेनिफिट अच्छा है, टीयर 2 में लेकिन नहीं है। बट स्टिल citizens prefer investing in even tier 2 because rate of return is good। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन पे 60-40 का रूल लगता है। दैट मीन्स जो 60% आपकी इनकम है रिटायरमेंट के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो लमसम, कि 10 लाख आपके पास इकट्ठे हो गए तो उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हो, राइट? ठीक है, 6 लाख के आसपास। लेकिन जो बाकी 40% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लमसम नहीं निकालने देती, वो आप वहां पे एन्युटी लगती है, मतलब सालाना आपको कुछ परसेंटेज मिलता रहेगा विद सम रेट ऑफ रिटर्न, कुछ बेनिफिट के साथ। रीजन, पेंशन का मतलब होता है कि पीरियोडिकली आपको पैसा मिलता रहे, कोई प्रोविडेंट फंड थोड़ा ना कि एक साथ मिल गया। पेंशन का मतलब है कि आपको ना कुछ जो इनकम है वो आपको हर साल या हर महीने मिलती रहे। दैट्स वाई यहाँ पे एन्युटी मिलती है कि मतलब हर साल आपको वो पैसा मिलता रहेगा। दिस इज समथिंग, 60-40 रूल सरकार इसलिए लगाती है। अब देखते हैं इसके फायदे क्या होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि पहली बात तो आपका रिटायरमेंट सेफ हो जाता है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो जाती है, सिटीजन सेफ्टी हो गई, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो गई। दूसरा, एनपीएस की एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ई एनपीएस पोर्टल है जहाँ पे आप आसानी से जाके लॉग इन कर सकते हो। इसमें रेट ऑफ रिटर्न अच्छी खासी होती है, एज आई सेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर रिटर्न्स आपको मिलेंगे इसमें। साथ में आप में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी इसमें अच्छे खासे हैं। ध्यान रखिएगा, एनपीएस में पहले जो आपकी फंड मैनेजर थी वो डिसाइड करती थी कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, बट दे आर न्यू, आपकी पेंशन स्कीम आ रही है जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कहाँ पे अपने पेंशन का पैसा को लगाना चाहते हो। दैट मीन्स आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मिल रहे हैं, साथ में टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं। एज आई सेड गवर्नमेंट इस पर अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट देती है, और पोर्टेबिलिटी है। आज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जैसे इन्फोसिस, कल आप विप्रो में शिफ्ट हो गए, इन सच केस आप अपना प्रैन नंबर लीजिए, वहां से अपना जो एनपीएस नंबर है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कीजिए और अपना कंट्रीब्यूशन करते रहिए। दिस इज हाईली पोर्टेबल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एंड दैट्स व्हाई एनपीएस इज अ वेरी पॉपुलर स्कीम। जानते हैं, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं रेगुलेशन। अब इसको रेगुलेट और इम्प्लीमेंट कौन करता है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द वन जो कि इसको रेगुलेट भी करती है और इम्प्लीमेंट भी करती है।
इनफैक्ट इसकी जो एसेट है वो भी यही ओन करती है। इसने अपने नाम पे एक नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट बना रखा है जो कि इसके सारे एसेट्स को ओन करता है। अब आते हैं नए चेंजेस के बारे में जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए हैं, दैट इज मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम। एमएसआरएस क्या है, जो कि आपकी पीएफआरडीए लेकर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एमएफआरएस क्या ऑफर कर रही है आपको। एमएफआरएस आपकी गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न ऑफर कर रही है। अब तक ध्यान रखिएगा, एनपीएस में रेट ऑफ रिटर्न फिक्स नहीं थी। अश्योर्ड जरूर थी कि हम इतना परसेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बट फिक्स नहीं थी। ऐसा नहीं था कि 8% ही देंगे, कोशिश करते कि 10% हो, 7% हो, इतना फिक्स्ड हो, इतना हो। लेकिन गारंटीड में हम बोल देते हैं। इसमें क्या करेगी, पीएफआरडी आपको प्रॉमिस करती है, ठीक है, पीएफआरडी ने प्रॉमिस कर दिया कि कुछ भी हो जाए 8% तो हम आपको ऑफर करेंगे ही। तो आप बोलेंगे बॉन्ड क्यों नहीं खरीद लेते मार्केट में, बॉन्ड भी तो 1 साल 10 साल का हो, रेट ऑफ रिटर्न फिक्स होती है ना। दिस इज वेयर पीएफआरडीए इज डिफरेंट। पीएफआरडीए कहता है कि मिनिमम ये है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे ज्यादा आपको ऑफर नहीं करेंगे अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी ज्यादा दे रहा है। दिस इज वेयर कम्स द फिक्स गारंटीड ऑप्शन एंड द फ्लेक्सिबल गारंटी ऑप्शन। गारंटी भी दो तरीके की है। पीएफआरडीए कहता है अब आपके पास दो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। अगर आप बिल्कुल ही फिक्स चाहते हो तो एक तरीका यह है कि हम 8% का बेंचमार्क रखें। हमने जहां इन्वेस्ट किया है, इमेजिन कीजिए मार्केट, एनपीएस ने जहां इन्वेस्टमेंट की है वहां पे मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ 7% है, राइट ना। तो लेकिन गारंटी तो 8% है। ऐसे केस में इन्वेस्टर बोलेगा 8% का रिटर्न क्यों नहीं दे रहे। तो ये जो इसको स्कीम को मैनेज करने वाले मैनेजर हैं, वो आपके शॉर्टफॉल को ओवरकम करेंगे, अपनी तरफ से पैसा देंगे जिससे कि आपको 8% ही मिले। तो अगर मार्केट 7% पे परफॉर्म कर रहा है ना, तो आपको 7% नहीं देंगे, आपको 8% ही देंगे। हु विल कंपनसेट दिस, पीएफआरडीए विल कंपनसेट फॉर दिस। लेकिन अगर मार्केट ऐसा परफॉर्म कर रहा है कि 10% की रेट ऑफ रिटर्न चल रही है ना, इन सच अ केस पीएफआरडीए नहीं बोलने वाला कि अब हम आपको 10% क्यों दे, हम आपको 8% ही देंगे। नहीं, एक्स्ट्रा को वो आपको कंपनसेट कर देगा। अपना अपना वो कमीशन अपने पास रख के कि 10% का रिटर्न मिल रहा है तो 10 आपको ऑफर कर देगा, 11% का रिटर्न मिल रहा है तो 10 आपको ऑफर कर देगा। इसका मतलब अगर मिनिमम अश्योर्ड गारंटी से मार्केट बुरा परफॉर्म कर रहा है तो लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान पीएफआरडीए झेलेगा। लेकिन अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फायदा आपको होता रहेगा। समझ में आया, मतलब एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न तो आपको मिलेगा ही, इसके बाद मार्केट का जो बेनिफिट होगा वो आपको मिलेगा। दिस इज व्हाट पीएफआरडीए इज प्रॉमिसिंग एंड दैट्स व्हाट इज अ वेरी गुड स्कीम टू लाइक कंसिडर एनपीएस के लिए। ये तो थी फिक्स गारंटी ऑप्शन। लेकिन जो आपकी पीएफआरडीए है वो दूसरा भी ऑफर कर रहा है, दैट इज फ्लेक्सिबल गारंटी ऑप्शन, जहां पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इस केस में दे आर सेइंग यहां पे मिनिमम हम 8% की प्रॉमिस आपको नहीं देंगे। ना फ्लेक्सिबल गारंटीड ऑप्शन इज लाइक, इसमें आपको 8% की गारंटी नहीं मिलेगी, इसमें उल्टा क्या मिलेगी, एक ईयर का एवरेज आपके लिए फिक्स कर देंगे, राइट। इसमें ना इतनी मतलब इतना गारंटी होगा कि 1 साल आपके लिए फिक्स कर दिया जाएगा कि पिछले साल जितनी रेट ऑफ रिटर्न मिली थी पीएफआरडीए को, उसको स्टैंडर्ड पीएफआरडीए डालेगी और अगले साल का रेट ऑफ रिटर्न आपका फिक्स कर दिया जाएगा। सो इट इज फिक्स्ड गारंटी है, बट ये साल की गारंटी है, आपकी पूरे टाइम टेन्योर की गारंटी नहीं है। जैसे फ्लेक्सिबल आप फिक्स्ड में अगर आप 10 साल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो 10 साल के लिए आपका फिक्स हो गया। फ्लेक्सिबल में फिक्स पीरियड होने का सिर्फ 1 साल है। पिछले साल जितना अच्छा परफॉर्म किया था उसके बेसिस पे एक मिनिमम बोला 7% हम अब इस साल ऑफर करेंगे, तो 7% इस साल। बट व्हाट इफ आपको इस साल 7 किए गए लेकिन मार्केट ने इस साल 8% परफॉर्म किया, तो आपको 8% नेक्स्ट ईयर के लिए ऑफर करेंगे, मतलब पूरे साल का फिक्स हो गया। बट ओवर द ईयर वो आपका फ्लेक्सिबल है कि 2008 में अगर यहां था, 2009 में यहां हो सकता है, 2010 में इधर, बट पूरे साल आपका फिक्स रहेगा। पूरे साल आपने जो सेट कर लिया
वो पूरा फिक्स रहेगा इस तरीके से, पूरे साल की आपकी फिक्स गारंटी रहेगी। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल गारंटी ऑप्शन, राइट ना। पूरे टेन्योर के लिए फिक्स नहीं है, बस साल के लिए फिक्स है आपके लिए कि 7% मिलेगा या 8%, बट ओवरऑल एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और यहाँ पे क्या है, पूरे साल का ही फिक्स हो गया, लेकिन इसके ऊपर जा सकता है, यहाँ पे नीचे नहीं आएगा कभी भी। इसमें क्या है, इसमें ऊपर नीचे जा सकता है, बट पूरे साल का एक फिक्स रहेगा। इसमें इसके नीचे कभी नहीं आएगा, ऊपर नीचे ही जाएगा। समझ में आया? दिस इज द डिफरेंट। इसी के साथ लॉक इन पीरियड भी अलग अलग है। तो एक आपको लॉक इन पीरियड दिया गया है, इसका मतलब उससे पहले आप पैसे निकालेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, उससे पहले आप लगा नहीं सकते। तो इसमें लॉक इन पीरियड, पहली बात तो आपके हर कंट्रीब्यूशन के साथ फिक्स किए गए हैं कि अगर इस साल आपने 5 लाख कंट्रीब्यूट किया, इसका अपना 5 साल का लॉक इन पीरियड होगा। अगले साल अगर आपने 6 लाख कंट्रीब्यूट किया तो इसके अलग लॉक इन पीरियड होगा। और इसीलिए फ्लेक्सिबल अकाउंटिंग में मल्टीपल लॉक इन पीरियड है, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट रेट आपका अलग है। आपका इस साल का कंट्रीब्यूशन, अगले साल का कंट्रीब्यूशन। फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट, जो फ्लेक्सिबल गारंटी ऑप्शन है, उसमें मल्टीपल लॉक इन पीरियड है, क्योंकि इस साल आपने 5 लाख डाले और उस साल जब आपने 5 लाख डाले थे तो आपकी इंटरेस्ट रेट 7% आपको प्रॉमिस की गई थी। अगले साल 6 लाख, उसकी 8% आपको प्रॉमिस होगी। तो इस हिसाब से क्या है, मल्टीपल लॉक इन पीरियड इसमें डाले गए हैं। क्यों मल्टीपल लॉक इन पीरियड? लॉक इन पीरियड वो होता है उससे पहले निकालोगे तो पेनल्टी लग जाती है। अच्छा, लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद भी आप अपना पैसा इन अकाउंट में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट अच्छा है, बट उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद आपका जितना पैसा है वो मार्केट रेट पे डिटरमाइन करेगा। अगर 8% आपको प्रॉमिस किया गया है, 10 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद कोई 8% की प्रॉमिस नहीं है। मार्केट 7 पे चल रहा है तो 7 मिलेगा, मार्केट 6 पे चल रहा है तो 6 मिलेगा। तो लॉक इन पीरियड के बाद गारंटी नहीं है। दिस इज मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम, MARS। एक नई पेंशन स्कीम आई है जो कि PFRDA लेकर आ रहा है, राइट। इसमें मल्टीपल लॉक इन पीरियड के बारे में बात करी है अकॉर्डिंग टू ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशन, और साथ में इसमें रेट ऑफ रिटर्न भी 2 हैं। एक जो आप नॉर्मली पूरे साल के लिए फिक्स कर दो, एक जो साल दर साल फिक्स हो रही है अकॉर्डिंग टू मार्केट की परफॉर्मेंस, राइट। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम। विद दिस वी आर डन विद द करंट स्कीम। ना अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.